मेरे से था, एक ढेला भी देने का कार्य नहीं किया था। और मैं आदरणीय जूली जी तो आप सुगंध महसूस कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में नीति से काम होता है, सबको साथ लेकर चलने का कार्य होता है, चाहे शिक्षा हो, पानी हो, हर वाक्य को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की बहस समाप्त हो। माननीय मंत्री लोग अपना जवाब दें। मैंने परंपरा भी देखी और व्यवस्था भी देखी। सबसे पहले व्यक्ति बालक स्कूल में जाता है, उसके बाद उच्च शिक्षा में जाता है, और पहले भी स्कूल शिक्षा का भाषण पहले आता है, जवाब उसके बाद उच्च शिक्षा का है। अतः मैं सदस्य पुकार रहा हूं माननीय मदन दिलावर। तर्क अब बार बार नहीं, ये ज्ञान तो हमको प्राप्त ही नहीं था, आज ही प्राप्त हुआ है। आप लेने की कोशिश करोगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब जब उस पर आचरण करोगे। बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 20 और 21 हो गया। और आज एक और खासियत और है, एक खासियत, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इतने प्रसन्न क्यों, आपको पता है इतने खुश क्यों हैं? उस गैलरी में कौन बैठे हैं? माननीय, मेरी सबसे आग्रह है, सबसे ज्यादा तो बोलना औरों को चाहिए, माननीय संसदीय मंत्री को सबसे कम बोलना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग संख्या 20 और 21 पर लगभग 373 तो कटमोशन प्राप्त हुए हैं और लगभग 35 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। सबने अपने सार्थक सुझाव दिए हैं और जो सुझाव दिए हैं सार्थक हैं, उनको हम अंगीकार करने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का हर बच्चा पढ़े, कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हो, और शिक्षा में भी संस्कार का समायोजन होगा, समावेश होगा, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के 4 चांद लग जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजन लाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो पहले बजट पेश किया था, इस बजट के पहले, उससे 6.28% की वृद्धि इस बजट में की है, इसलिए मैं उनका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ संस्कार है, वो इंसान बनाती है, अच्छा नागरिक बनाती है, और अच्छा नागरिक जब होता है तो समाज अच्छा होता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि शिक्षा का ध्येय मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है, तथा राष्ट्रीय संस्कृत संघ के द्वितीय संघ चालक परम पूज्य गुरुजी ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। इसलिए शिक्षा में संस्कार होना बहुत आवश्यक है। लेकिन संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार कहीं बिकते तो नहीं है, कहीं दुकान पर मिलते तो नहीं है। संस्कारों के लिए तो या तो परिवार है या फिर विद्यालय है। परिवार में माँ बाप है, बड़े भाई बहन है, और विद्यालय में हमारे गुरुजन हैं। तो बच्चों के सामने माँ बाप को कैसा व्यवहार करना चाहिए और विद्यालय में हमारे गुरुजनों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जनता पूरी निगाह रखती है कि हमारे जो पढ़ाने वाले हैं अध्यापक, उनकी दृष्टि कैसी है, कैसा पहनावा है, कैसा व्यवहार है, कैसा चाल चलन है, और इसको देखकर ही बच्चे सीखते हैं। इसलिए मैं कई बार सभी पूज्य गुरुजनों से निवेदन करता हूं कि हमको बच्चों के सामने आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वह हमको देखकर कुछ संस्कार ग्रहण कर सके, और इसी प्रकार से माँ बाप को भी रहना चाहिए। मैं अधिक से अधिक बच्चे पढ़े, कोई अनपढ़ न रहे, इसलिए हमने घर घर जाकर बच्चों का नामांकन किया, यानी प्रवेश उत्सव मनाया, और इसके लिए एक प्रवेश उत्सव के लिए हमने ऐप का निर्माण किया, ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं, और कहीं यदि प्राइवेट स्कूलों में उसने एडमिशन ले लिया है तो उसके कारण से उस पर पता चल जाए। यही नहीं है, हमने अपार जो आईडी है उसको भी शामिल किया है, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छी तरह से पूरी दक्षता के साथ प्रवेश उत्सव मना सके। माननीय अध्यक्ष महोदय,
हम चाहते कि शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो सरकार से अपेक्षा भी करते हैं कि समय समय पर उनका सम्मान भी हो, तो साथ में जो उनके अधिकार हैं प्रमोशन होने के वो भी हो। और इसीलिए माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जब मैंने शिक्षा विभाग संभाला तो सबसे पहले मैंने सीट पर बैठते एक ही बात कही कि सभी संवर्गों की और डीपीसी होना चाहिए। और उसी के कारण से या उस कथन के आधार पर हमारे अधिकारियों ने डीपीसी कार्य प्रारंभ की और लगभग 3rd ग्रेड को छोड़कर हमने लगभग सभी डीपीसी कर ली है। और मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 25,000 हमारे जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी हमने डीपीसी की है। हमने प्रिंसिपल से अधिकारी भी बनाए हैं, हमने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल भी बनाए हैं, हमने 2nd ग्रेड से हमने व्याख्याता ही बनाए हैं और इस प्रकार से मंत्रालय कर्मचारियों की भी हमने की, यानी सारी की सारी डीपीसी हमने की है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो पहले वाली सरकार थी उसने 5 साल तक सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का गला घोंट के रखा, उनको अपमानित करके रखा, प्रमोशन नहीं किए और उसके कारण से कुंठित थे। डीपीसी नहीं की, इसके कारण से प्रमोशन नहीं हुए और वो लगातार मांग करते रहे लेकिन सुना नहीं। यानी इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का कि 5 साल तक वो कहते रहे और इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि डीपीसी को न्यायालय में जानबूझ करके उलझाते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने ये कोशिश की कि छोटी मोटी जो बीच में अड़चने आ रही है माननीय कोर्ट के कारण से माननीय न्यायालय को निवेदन किया और माननीय न्यायालय ने हमारी बात को माना और डीपीसी करने की छूट दी। उसके कारण से हम 25,000 लोगों की डीपीसी कर पाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कुछ पदोन्नतियां की, उसमें कुछ गड़बड़ियां भी की, अनियमितताएं भी की, सगे संबंधियों को और चहेतों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। उनकी भी हम जांच करवाकर दोषियों को नहीं बख्शेंगे। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्र पर भी पत्थरों का पुल बना देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हम इस तोह में है कि 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की हमको डीपीसी करनी है, वो भी हम जल्द करेंगे। अभी माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही थी, उसका भी मैं पहले इनको जवाब दे देता हूं कि बीएलओ जो अध्यापक है उनको बीएलओ लगाया जाता है, ये सच है, बीएलओ लगाया जाता है, लेकिन बीएलओ तो लगेगी क्योंकि इतनी बारी मशीनरी चुनाव के लिए अलग से नहीं आ सकती है। लेकिन मैं जो चुनाव में लगे अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर से, एसडीएम से, उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि बीएलओ वहीं का लगाएं जहां वो कार्यरत है, वहीं बीएलओ लगाएं। कई बार सिफारिश के आधार पर 100 किलोमीटर दूर से ला करके और बीएलओ लगा देते हैं, वो ठीक नहीं है क्योंकि जो बीएलओ लगता है उसके लिए नियम बने हुए हैं कि आधे दिन तो उसको स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा और आधे दिन बीएलओ का काम करना पड़ेगा। लेकिन जिसको 100 किलोमीटर दूर से उठा के लाएंगे वो कैसे काम कर सकता है? इसलिए बच्चों की पढ़ाई सफर करती है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर से और चुनाव आयोग से किस प्रकार से न लगाएं। दूसरा निवेदन है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई सा भी हो, किसी को भी जरूरत पड़ती है तो हमारे यहाँ से उठा लेते हैं, जिला कलेक्टर ऑर्डर कर देते हैं और वहां से कर्मचारी को उठा लेते हैं। हमने कहा जी आप आवश्यकता है आपको तो हमारे अधिकारी से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, कितने कर्मचारी चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन कहीं बाड़मेर से, कहीं जैसलमेर से, कहीं झालावाड़ से, कहीं 12 से उठाकर ले आते ठीक नहीं है। जहां आपको काम है उसी मुख्यालय से आप कर्मचारी लेंगे तो ठीक रहेगा। ये भी मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं किस प्रकार का काम करें। आप नरेंद्र जी बुढ़ाने साहब बहुत बातें कर रहे थे, हमने नीतियां बनाई है। हाँ, आपने नीतियां बनाई है, बहुत अच्छी नीतियां बनाई होगी। उस नीतियों का फल क्या रहा? दिल्ली में 7 में से राजस्थान में उपचुनाव हुए तो 7 में से 1 सीट आई और दिल्ली में 0। ये इनकी नीतियों का फल है। इसलिए इस नीतियों का कोई अर्थ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहित वोरा जी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे
कि शौचालय नहीं है। हाँ, ये सच है। जब हमने ये संभाला तो 784 शौचालय नहीं थे विद्यालयों में। हमने 24-25 में 425 शौचालय बना दिए हैं और हम इस वित्तीय वर्ष में लगभग सारे शौचालय बनाने का प्रयास करेंगे। बहनों को कहीं भी कैसे भी नहीं जाना पड़े, उसका हमारा प्रयास रहेगा। एक बात और कही कि जो इन्होंने कहा, हरिमोहन जी ने, कि स्कूल क्रमोन्नत नहीं किए। और ये पढ़ते लिखते नहीं तो मैं क्या करूं? ये जानकारी नहीं रखते तो क्या करूं? हमने जो बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया था, वो लगभग सारे के सारे विद्यालयों के आदेश हमने जारी कर दिए हैं, पर इनको जानकारी नहीं, कोई जानकारी करना भी नहीं चाहते। और इन्होंने ये भी कहा कि जन सहभागिता का पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, उसको लगा नहीं रहे हैं। अब ये पता नहीं बिना पढ़े कहां से उठ के आते हैं, क्या समझ के आते हैं, क्या बोलते हैं, इनको ये पता नहीं रहता। 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसमें, और उसके बदले हुए जो इनका अंश होता है, टोटल जोड़ते हैं हम लोग तो 41.05 करोड़ के कार्य हमने स्वीकृत कर दिए हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि जनसहभागिता के अंदर जो पैसा है वो देते नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती नहीं की और भर्ती परीक्षा ही नहीं की, तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि स्टाफिंग पैटर्न करके हमने करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमने ये कोशिश की है कि सभी विद्यालयों में सब सब्जेक्ट पढ़ाने वाले बच्चे रहें और उस बच्चों के छात्रों के अनुपात में हमारे टीचर रहे, सब्जेक्ट के भी रहे और संख्या के आधार पर भी रहे। और ये कृपा आपकी हुई थी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही ये सिखाकर हमको गए थे, उसको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और शीघ्र ही जो ये कह रहे हैं ना कि पद नहीं भर रहे हैं, हमने अभी तक 12-13 हजार पद भर दिए हैं। और ये तो पद सृजित भी नहीं करके गए थे, इन्होंने इतने विद्यालय खोले लेकिन पद ही सृजित नहीं किए, भरने की तो बात छोड़ो। अब हम पद भी सृजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में है, वो जब ये कोशिश करती है कि हमें विद्यालय खोलना है तो उसके साथ साथ पद भी सृजित करते हैं और पद भरने की कार्यवाही भी आगे करेंगे। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि पद नहीं भरे जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, डीपीसी से हमने काफी पद भर दिए हैं और डायरेक्ट भी पदों को भरेंगे। इनके कार्यकाल में कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं, भर्ती करने का इन्होंने प्रयास किया, झूठा प्रयास किया। और जाकर के क्या किया इन्होंने, न्यायालय में अटका दी या पेपर आउट हो गए। पेपर आउट हो ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर इन्होंने बेचे और करोड़ों रुपए कमाए। इन्होंने पेपर बेचे, करोड़ रुपए कमाए, ये धंधा बना दिया। कांग्रेस ने अध्यापकों की भर्ती करने के लिए, कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए जो उनको भर्ती करना चाहते वो तो नहीं हुआ, लेकिन इनकी जेबें तो भर गई, भंडार तो भर गए और राजस्थान का युवा लुट गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात करूं, हाँ आरोप तो लगते हैं। लुट गए। ये आप अपनी जेब भर रहे थे, ये चीज गलत है। आप आरोप लगाओ पर ऐसे नहीं, पर्सनल नहीं। आप आरोप लगा रहे तो आप जांच करा, नाम नहीं लिया किसी का। हाँ, हम जांच करेंगे। पार्टी का नाम लिया ना, कांग्रेस भी कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, सीधा नाम लिया होगा तो मैं देख लूंगा, सीधा कांग्रेस लिया होगा तो मैं देख लूंगा। नहीं, कांग्रेस के लोगों ने सीधा नाम ले रहे हैं। पार्टी का तो भाजपा और कांग्रेस नाम तो आएंगे ना। नहीं, फिर अध्यक्ष जी देखो गलत पर भाजपा नाम लेते हो आप, भी भाजपा सरकार। कभी नहीं कहा मैंने, कभी नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इस सरकार से नहीं कहा। अध्यक्ष जी फिर गलत पार्टी आप डाल रहे हो। ये कैसे कहेंगे? मैंने दिन भर के भाषण सुने। नहीं, इस प्रकार से हम कभी नहीं कहते। परीक्षा का आयोजन दिनांक 25 सितंबर 2022 को माननीय अध्यक्ष जी, अंतरिम चयन अभ्यर्थी अध्यक्ष जी, का परिणाम 21 अक्टूबर 2022 सरकारों पे और पार्टी पे आरोप लगते हैं। 16 कांग्रेस की सरकार कहेंगे, किसकी सरकार? नहीं आरोप लग रहे हैं तो फिर मैं कल इनका विशेषाधिकार लेकर आऊंगा। नहीं, क्या आरोप लगा रहे हैं? 31 मई ये क्या आरोप लगा रहे हैं? ये साबित करें। 1.5 साल से सरकार में बैठे हैं, एसओजी को क्या मार मारने को बैठे हैं क्या बीजेपी वाले? बैठिए। ये लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हैं क्या?
नहीं, आप लोग मार रहे हो, नहीं आप लोग पैसे कमा रहे हो। बीजेपी धंधा करती है क्या पैसा कमाने का? ये बीजेपी ने धंधा खोल रखा है पैसा कमाने का। सारे पैसे जनता के आप लूट रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे लूट रही है। हमने नोट करो मेरा, 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी आम जनता के पैसे लूट रही है। करो नोट। और आप लोग खा रहे हो सारे मिलके, एक लोग खा रहे हैं। शिक्षकों को फर्जी डिग्री बीच में हो गए तो मैं कार्रवाई करूंगा। बीच में बर्खास्त कर दिया। अपनी सीटों पे ये क्या बात हुई? हमने 30 जनवरी 2025 को शिक्षा विभाग ये लोग चाह रहे 134 सारी दोनों शिक्षकों बैठ को गए। फर्जी डिग्री नहीं, अध्यक्ष जी, ये बीजेपी वाले तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हम ऊपर से नीचे तक पैसे खाने लग रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पैसे खा रहा है क्या? जानकारी दे दूं, नहीं, इनका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पैसे खा रहा होगा। अंक ये तालिका सारे लोग पैसे खा खा के छोड़ रहे लोगों के को। दौरान अंक तालिका ये बीजेपी पैसे खा खा के बन रही है। 1039 गलत परिपाटी मत डलवाओ। और फिर कह रहा हूँ। के दौरान बेटी की जानकारियों में भारी असमानताएं पाई गई, जैसे अंक तालिका, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट में नंबर, डिग्री और पास करने के वर्ष में असमानता पाई गई। इनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास एक ही वर्ष में 3 अलग अलग विषयों की फर्जी डिग्री मिली, जिसका उपयोग उसने अलग अलग भर्ती में किया था। जांच में जो खुलासा हुआ उसके अनुसार चयनित हुए अधिकांश अभ्यर्थियों के पास विवादित 18 विश्वविद्यालयों की डिग्री इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका है, जो कि संदेह के घेरे में है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, मान्य अध्यक्ष महोदय, ये परंपरा रही है सदन की और स्पष्ट है इस बात का उल्लेख कि यदि कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको विलोपित किया जाता है। आरोप बाय नेम हो, बाय पार्टी का नाम हो, इन्होंने पार्टी का नाम लिया। सदन अच्छा भला चल रहा है, सारे लोग उपस्थित हैं, सुबह से सुन रहे हैं। अब अंत जब होने लगा भाई कल एडजर्न होनी है, उस वक्त एक साधारण सी बात है कि अपनी तरफ से जो भी आरोप घड़े, लेकिन ये कहना कि जो है इन्होंने अपनी जेबें भर ली और भर ली, ये संसदीय परंपरा में नहीं है हमारे अध्यक्ष महोदय। इसे कृपया विलोपित करा दें। सदन अच्छा भला चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं, तो इसको विलोपित कराने में कहाँ इसमें कोई बात खराब हो रही है? मंत्री महोदय अपनी बात रख रहे हैं, सरकार ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, दिन भर में इधर से भी जो बोलते रहे, इधर से भी बोलते रहे, नहीं कोई आरोप नहीं लगाता है। चीजें हमेशा रही हैं। आपने ये स्टैंडिंग को बना दिया कि कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप लगाए तो व्यक्ति उसको का विलोपित नाम किया नहीं जाता है। लेंगे जो सदन का सदस्य नहीं है, वो नहीं लेंगे। वो यदि होगा किसी का नाम होगा तो मैं विलोपित करूंगा। हम तो ये कह रहे हैं तो पार्टी तो होगी। जेबें भर मैंने ली, भी बोला वो सारी रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। पैसों का आरोप लगा रहे हैं, फिर मैंने जो बोला वो भी रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। अपना करते फैसला सरकार थोड़ी बैठे। चलाओगे। माननीय मंत्री जी, माने अध्यक्ष महोदय, ये गलत परिपाटी आप डाल रहे हो। ये गलत वो 134 की गलत परिपाटी आप डाल रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष ये महोदय, गलत परंपराएं मत शुरू करवाइए। ये परंपरा रही है माननीय अध्यक्ष सुभाष महोदय गर्ग सदन ने की। आरोप लगा दिया जब तक ये विशेषण परंपरा रही है डाले। सदन की। मैं इसको तब कौन सी थी आपको ये दिक्कत हो गई थी? हम आरोप लगाएंगे, वो आरोप लगाएंगे। अपनी सीट पे जाओ। जो लोग खुद भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए प्रस्ताव लेकर आते हो और मेरा यहाँ आग्रह है, नाजायज बातें करते हो आप मेरा लोग। आग्रह है, आग्रह गलत हो रहा है आपका। एक मिनट आप मंत्री सुनो, महोदय, मेरा आग्रह है। ये परिपाटी गलत मत डालिए। आप सुनिए, हाँ, सुनिए, बोलिए। आप सुनिए प्लीज, सुनिए। हाँ, मेरा निवेदन ये है, हमारा आशय जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, हमारे मंत्री जी का आशय किसी व्यक्ति, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुन लो पहले, पहाड़ सुन लो, एक मिनट आप प्लीज, मेरी बात सुनो तो बताऊं ना, आप सुनो एक मिनट। मेरा अध्यक्ष जी महोदय ने, अध्यक्ष जी का आसन की व्यवस्था, एक मिनट सुनो। माननीय सचेतक महोदय सीट पे जाएं। अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था में स्पष्ट है, कोई व्यक्ति विशेष जो इस सदन का सदस्य नहीं, उसके ऊपर आरोप नहीं है। राजनीतिक दलों पर आरोप लगते रहते हैं, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। ये तो कोई, एक मिनट सुन लो मेरी बात पूरी, आप बीच में मत बोलो, फिर आपकी बात हमको बता देना, जो आप ठीक है हो जाए। अध्यक्ष महोदय, इनको समझाओ थोड़ा, इनकी समझाओ, इनकी व्यवस्था इनको समझाओ। एक मिनट में मेरी बात पूरी कर दूं, फिर आप जरूर बताना। एक मेरी बात पूरी करता हूं, मेरी बात पूरी होने दो पहले। नहीं, हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं
मैं आपसे जूली साहब मेरी आपसे सहयोग मांग रहे हैं। क्या मेरी बात पूरी कर तो फिर आप बताना। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि व्यक्ति विशेष जो इस सदन का सदस्य नहीं उस पर आरोप नहीं लग सकते, लेकिन राजनीतिक दलों पर आरोप लगते रहते हैं और राजनीतिक दलों पर आरोप कभी नहीं लगे ऐसा नहीं हो सकता। आप भी लगा रहे हो, अभी आप भी आरोप लगा रहे हो। लगा रहा हूँ ना। हाँ तो आरोप लगा तो हम भी लगाएंगे। वही कह रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या वही कह रहा हूँ। आपस देखो, में बात आरोप इन्होंने कही लगाइए, है पारिक साहब ने, जूते चलेंगे। बात पारिक साहब ने सही कही है। आप मेरी बात वो सुनो। आने वाली पीढ़ी आप लोगों को माफ नहीं करेगी कभी। वो आपको भी नहीं करेगी। नहीं, आप लोगों को नहीं करेगी। आपको भी नहीं करेगी। आप सत्ता के अंदर बैठ के जिस प्रकार का आप अध्यक्ष व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हो। अध्यक्ष व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। सदन की व्यवस्था अध्यक्ष व्यवस्था का उल्लंघन करता है वो ठीक नहीं है। हमारा अधिकार है। सबसे पहले आप चैलेंज करते हो। अध्यक्ष महोदय, आप आसन की बात कर रहे हो। माननीय सबसे अध्यक्ष पहले महोदय, पूरे सदन में आपने व्यवस्था अगर कोई दी है, आसन की व्यवस्था अधिकारी का आरोप लगाया, आपने विलोपित किया। अधिकारी विशेष पे आरोप लगाया, आपने विलोपित मुश्किलें किया। भी पीछे हट पार्टी जाती विशेष पे है। आरोप लगा रहे, विलोपित कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुश्किलें भी पीछे हट जाती है। अधिकारी पे आरोप लगाया, सास का भाई नेम नहीं लगा, फिर आपने विलोपित किया। मंजिलें भी पास आ जाती है यदि उम्मीदें जिंदा हो। अब आप राजो, मैं परंपरा नहीं डाल रहा हूँ। ये मैं भी 20 साल से सदस्य हूँ, मैं देखता आया हूँ। ये हमेशा किसी व्यक्ति पे जो सदन में सदस्य नहीं है उस पर कोई आरोप होता है तो उसका नाम और आरोप वो विलोपित होता है। जो सदन में है, सरकार है, पार्टियां हैं, उस पर लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुश्किलें भी पीछे हट जाती है अगर सास आप का इन पे लगाओगे वो भी नहीं करूंगा। मंजिलें भी आप इन पे पास भी आ लगा देना। जाती है आप जब यदि बोलना इन पे भी उम्मीदें लगा जिंदा देना। हो। आप इन पे भी दिन भर लगे, आप भी लगा देना। जब आपका नंबर है आप भी लगाना। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक मिनट। मंत्री जी बहुत बड़े मंत्री हैं और इनको इतना छोटा आरोप नहीं लगाना चाहिए। जेबें तो बहुत छोटी होती है, उन्होंने बहुत ज्यादा भरा है। चलो, मैंने छोटा आरोप लगाया इसलिए वापस लेता हूं मेरे शब्दों को। छोटा आरोप लगाया लेता हूं, बड़ा लगा दूंगा। मैं छोटा आरोप को वापस लेता हूं। ये छोटा आरोप लगाया उसको वापस ले रहा हूं। मैं जो छोटा आरोप लगाया उसको वापस लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार में रीट परीक्षाओं का हाल तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के निर्देशन और नियमित मॉनिटरिंग के कारण हमने हाल ही में दिनांक 27-28 फरवरी 2025 को रीट परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया है, जिसमें लगभग 15,44,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें लगभग 13,77,000 ने परीक्षा दी। कुल 89.17% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। प्रदेश में किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधियों की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बहुत ही शांतिपूर्ण और गोपनीय तरीके से परीक्षा हुई है। मैं समझता हूँ इस परीक्षा में कुछ लोगों ने व्यवधान करने का प्रयास किया था। कुछ हमारे शिक्षकों ने एक दो अशांति की जगह उतराली थी, उनको हमने निलंबित कर दिया है, क्योंकि इस प्रकार का काम, इस प्रकार का कृत्य हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं आपको जानकारी दूं कि प्री डीएलएड परीक्षा 2024 हमने करवाई है। विभाग इस प्रकार प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित करने हेतु वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को अधिकृत किया गया था। पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक पेपर होता था उसको हिंदी में भी छपवाते थे, अंग्रेजी में भी छपवाते थे। हमने सभी आशार्थियों से ऑप्शन लिया कि आप परीक्षा अंग्रेजी में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो, तो 97% लोगों ने हिंदी की बात की। तो हमने 97 के लिए एक ही भाषा में पेपर छपवाया, यानी हिंदी में, और 3% के लिए अंग्रेजी में छपवाए। उसका लाभ ये हुआ कि राजस्थान सरकार को 36 लाख रुपए की बचत हुई, साथ साथ कागज की कम हुई तथा पर्यावरण को भी संरक्षण हुआ। पहली बार रिकॉर्ड 16 दिवस में परीक्षा परिणाम हमने जारी कर दिया, तो वो चौथा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया कि 450 विद्यालय बंद किए हैं। हमने 450 विद्यालय बंद नहीं किए हैं। 450 विद्यालय में से
369 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी छात्र नहीं था। ये 450 विद्यालय बंद करने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये 450 में से 369 यानी 369 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी छात्र नहीं था, यानी शून्य नामांकन था। 81 विद्यालय एक ही परिसर अर्थात 100 मीटर की परिधि में संचालित हो रहे थे। एक ही परिसर में 2-2 विद्यालय संचालित हो रहे थे। अब उनको एक कर दिया हमने, क्या बुरा किया? हमको टीचर एक्स्ट्रा मिल गए हैं, भवन पर्याप्त उनको मिल गया है और इसलिए हमने किए हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि पहले भी इन्होंने बहुत सारे जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय किए हैं उसमें को एजुकेशन दी जा रही थी, तो वहाँ जो बालिका का विद्यालय था उनको भी हमने एक कर दिया तो को एजुकेशन हो गई, क्योंकि एक में कुछ विषय थे साइंस था, एक में आर्ट्स था, तो बालिकाओं को भी आर्ट्स भी पढ़ने का अवसर मिल गया, तो साइंस भी पढ़ने का अवसर मिल गया। ये हमने छात्रों को हित में किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार स्थानांतरण नीति की बात करते हैं। स्थानांतरण की नीति बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं और एक्सपर्ट से राय लेने के बाद जो सुझाव आएंगे उनके आधार पर हमारी स्थानांतरण की नीति बनेगी। जहाँ तक थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं कि वहाँ बाड़मेर बैठे हैं, जैसलमेर बैठे हैं, गंगानगर बैठे हैं, 10-10 साल हो गए, तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आखिर में इन्होंने ट्रांसफर करके उनको क्यों नहीं लाए? इनके शासनकाल में इन्होंने उनके ट्रांसफर क्यों नहीं किए? जानबूझकर इन्होंने ट्रांसफर नहीं किए और अब निशानी बिल्ली खम्मा नोचेली बात हमारे सामने कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि अंग्रेजी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल तो हमने पहले ही चालू कर रखे थे। अंग्रेजी स्कूल तो पहले ही चालू कर रखे थे। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के नाम पर हमारे पहले विद्यालय चल रहे थे। अंग्रेजी में हम इनसे पहले पढ़ा रहे थे और माननीय अध्यक्ष महोदय इन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने का नाटक किया है, बल्कि इन्होंने बालिकाओं को स्कूल छुड़वा दिया है। और हमने तो जो विद्यालय बनाए तो आप देख रहे हैं इतने बढ़िया प्रकार के विद्यालय बनाए, उसके बाद जाकर के हमने स्कूल प्रारंभ किए हैं। न तो आपने विद्यालय दिए हैं, न आपने शिक्षक दिए हैं, न आपने भवन दिया है। ये ऐसे विद्यालय होते तब चलते हैं। किताब में जो कुछ नियम होगा उस पर विचार करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक योजना लाए, इसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो यानी बेटी के जन्म लेते ही 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र उस परिवार को देते हैं और 2,500 रुपए उस परिवार को देते हैं। जब वो सारे टीके लगा लेते हैं, 1 साल की हो जाती है तो 2,500 फिर देते हैं और जो 8वीं से लेती 4,000 रुपए देते हैं और जो 10वीं पास कर लेती है 25,000 रुपए देते हैं और जो 21 साल की हो जाती है या ग्रेजुएशन कर लेती है तब उसको लगभग कुल 50,000 यानी 1 लाख रुपए देते हैं। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। अधिकांश से जो हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें वहीं निवास की व्यवस्था है, वहीं बच्चियां रहती है, वहीं पढ़ती है और हमने कोशिश की है कि सभी अध्यापक और वार्डन वहीं रहे और जो वार्डन नहीं रहेंगे, जो शिक्षक नहीं रहेंगे, हम उनको बीच में ही रिलीव कार्य मुक्त कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नियमित 4 साल वो रह जाते हैं तो उस जिले में ट्रांसफर करा सकते हैं। तो 4 साल पूरे नहीं होंगे तो भी वो जिले में ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे और जहाँ मूल पद पर होगा वहाँ उनको जाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने सभी संभागों पर बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है और सभी संभाग मुख्यालय पर बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे ताकि बालिकाएं पढ़ करके और सेना में भर्ती हो सके और ये प्रयास हमारा रहेगा। इस किताब में नियमों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र
23 रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र चलाएंगे ताकि बच्चों को आत्मरक्षा करने के लिए हम तो इसमें होगा तो मैं करूंगा ना आश्वासन दिए, इसका भावार्थ होगा तो भी बालिका सुरक्षा की दृष्टि से जीरो टॉलरेंस से हमारी पॉलिसी। आप भी पढ़िए किताब, माननीय आप मेरे अध्यक्ष को महोदय, पेज नंबर बता दो, मैं भी पढ़ लूंगा। हम बालिकाओं की शिक्षा की पूरी चिंता करते हैं और इसीलिए आपको ध्यान होगा चित्तौड़ जिले में जब एक शिक्षक और शिक्षिका जो अश्लीलता कर रहे थे, इसमें ऐसा कोई भी शब्द होगा जो असंसदीय होगा उससे मैं विलोपित करूंगा और आपने सीटों में पढ़ा इस किताब के अनुसार चलूंगा और किताब में जैसे ऐसा शब्द हुआ जो विलोपित किया जाने जैसे योग्य होगा तो विलोपित करूंगा इस किताब के अनुसार। किताब में मुझे पेज बता दो, वाक्य बता दो, पैरा बता दो। हो गया ठीक है। मैंने भी अपनी बात कही है, मेरी बात भी रिकॉर्ड पे आई है, मैंने भी बीजेपी को आरोप लगाए हैं। अगर हमारे वाले आपने एक्सपेंस किए तो ये भी एक्सपेंस होंगे और अगर मंत्री का आप रखते हो तो हमारे अनुसार चलूंगा। किताब में जैसा कोई शब्द हुआ विलोपित जैसा मैं जरूर करूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने भी बीजेपी पे आरोप लगाए। लगाओ, आप भी लगाओ। बीजेपी तो ज्यादा खा रही है साहब, लूट लूट के घर भर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेटी को शिक्षा का वरदान मिले, उसके हर सपने को ऊंची उड़ान मिले, शिक्षित आत्मनिर्भर सुरक्षित बेटी से राष्ट्र व समाज की प्रगति को नए आयाम मिले और इसलिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई है। हमारे लिए बहनों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में अश्लील हरकतें ना हो, इसका भी हम कोशिश करते हैं। चित्तौड़ में आपने सुना होगा एक शिक्षक और शिक्षिका ने अश्लील हरकतें की तो हमने उनको निलंबित नहीं किया, उनको बर्खास्त कर दिया। और इसी प्रकार से रोहट क्षेत्र में इस प्रकार की घटना आई है। एक व्याख्याता ने जो आगे प्रयोगशाला सहायक होंगी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैंने उसको भी बर्खास्त करने के लिए विधि सम्मत कार्यवाही करके बर्खास्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य स्तरीय सम्मान शिक्षा परीक्षा का काम किया। पहले क्या था कि परीक्षाएं जिलों में होती थी, तो सब जिलों के अलग अलग पेपर बनते थे, बहुत सारे अध्यापकों को लाया जाता था, बहुत सारा धन खर्च होता था, बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आता था। अब की बार हमने प्रदेश स्तर से ही पेपर बनाए, उसके कारण से एक जगह पेपर छपे, खर्चा कमाया और हमने 2% मानव शक्ति लगी और बहुत कम पैसा लगा, यानी राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपए बचा करके हमने शिक्षा को सफल बनाया है, इस परीक्षा को सफल बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग 80 लाख के आसपास बच्चे हैं। हमने सब बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया कि कोई भी बच्चा अस्वस्थ न रहे, क्योंकि कई बच्चे गरीब परिवारों के होते हैं, कई बार उनको बीमारी का पता नहीं चलता है। तो हमने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर जिस प्रकार की बीमारियों का हमको पता चला, उन बच्चों की बीमारियों का इलाज कराने के लिए हम चिकित्सा विभाग यानी शिक्षा विभाग मिलकर के कोशिश कर रहा है कि उनकी सबकी बीमारियों का इलाज हो, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। बड़ी बीमारी होती है तो यदि बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर उसको इलाज कराना पड़ा तो हम इलाज कराते हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है जिसको हमने किया है और ये बहुत कम दिनों में किया है। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में पहली बार था जिस प्रकार से अध्ययनरत बच्चों की चिंता की गई। पहले कभी किसी ने चिंता नहीं की और हमने लगभग उनमें से 75 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है और मैं समझता हूं गरीब का बच्चा अब अस्वस्थ नहीं रहेगा। मैं जानता हूं कि जब बच्चा अस्वस्थ रहता है तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, इसलिए वो ठीक पढ़ाई करे और इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है।
इसलिए स्वस्थ रखने के लिए हमने उनको सभी प्रकार की इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं कि अब की बार हमने उच्च माध्यमिक कक्षा 12वीं का जो परीक्षा परिणाम आया, तो पहले क्या था कि अलग अलग विषय के रिजल्ट अलग अलग आते थे। यानी अब आर्ट्स का रिजल्ट आ गया, फिर साइंस का आएगा, फिर वाणिज्य का आएगा। अब की बार हमने तीनों संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया है और उसके कारण से और उसको व्यक्ति से डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रायोगिक परीक्षाओं में आपने देखा होगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं तो जिस स्कूल में वो जाते हैं उसके प्रिंसिपल उनका बहुत स्वागत करते हैं और वो भी अपेक्षा करते हैं एग्जामिनर भी कि हमारा स्वागत सत्कार हो, माला पहनाएं, ढोल धमाका हो और हो सके तो अच्छी गिफ्ट भी दे, अच्छे होटल में भी रुकवाएं। लेकिन हमने अब की बार आदेश जारी कर दिए कि किसी भी प्रकार का स्वागत सत्कार यदि एग्जामिनर का होगा तो ठीक नहीं होगा। जो स्वागत करवाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो स्वागत करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी तक हमारे पास कोई बहुत बड़ी शिकायतें ऐसी नहीं आई है। 2 शिकायतें हमको जरूर मिली है, उन शिकायतों की जांच करा रहे हैं और वो शिकायतें यदि वाजिब हुई तो हम उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। हम किसी भी कीमत पर उनको बख्शते नहीं हैं इस प्रकार के लोगों को। ये पुरानी परंपरा थी, पता नहीं कब से हो रही थी। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी बच्चों को लगता है कि मेरे कम नंबर आए हैं तो परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट रहते हैं और विद्यार्थी फिर उसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो रीटोटलिंग होती है। हमने अब की बार कोशिश की है कि गणित में रीटोटलिंग तो हो ही, उसके अलावा रीचेकिंग भी हो, यानी इसमें कम नंबर तो नहीं दिए गए। ये पहली बार राजस्थान में प्रयास हो रहा है जिसको हम कर रहे हैं ताकि बच्चे को यह ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये सच है, कई बार अन्याय हो जाता है। मैंने ये भी सुना है, ये भी देखा है, कई उत्तर पुस्तिकाएं पढ़ी हुई मिली, कई छात्रों की पुस्तकें जांची, कापियां जांची। तो हम इससे निपटने के लिए हम रीटोटलिंग के साथ साथ रीचेकिंग को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम ले रहे हैं ताकि सफल रहा तो हम आगे इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। हमने कोशिश ये भी की है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो हमारा पेपर बनता है, प्रश्न पत्र बनता है जिसकी बात कर रहा हूं, तो 2-3 खंड होते हैं उसके कि इस प्रकार का खंड में इतने अंक का ये रहेगा, इतने अंक का ये विषय रहेगा, इतने अंक का ये रहेगा। तो अब पेपर एक व्यक्ति नहीं बनाएगा। अब एक पेपर को भी 3 या 4 जितने खंडों में उतने व्यक्ति बनाएगा और फिर इसको एक किया जाएगा तो कि पेपर आसानी से आउट ना हो। यदि आउट भी हो तो उसका एक ही अंश हो। ये हम नवाचार करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये सफल होगा तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा होगा और ये जो नकल करने वाले हैं, पेपर आउट करने वाले हैं, उनसे भी हमको निजात मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 मार्च से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए विभिन्न स्तर की बैठकें कर ली है और समस्त तैयारियां पूरी कर ली है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी हमने जो रिट परीक्षा की थी उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हुई, क्योंकि पहले ये गड़बड़ियां होती रहती थी, जानबूझ के करते थे या पेपर बेचते थे, वो अलग विषय है। लेकिन अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। हमने पूरी इंतजाम चाक चौबंद कर दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण होने लगा है तब मेरी मोटी जानकारी के अनुसार ये था कि कभी तो सितंबर में पुस्तकें वितरित होती है, कभी अक्टूबर में होती है और कभी कभी तो जनवरी तक भी चल जाती है। अब की बार ये पहला वर्ष था जिसमें उन्हें 5 जुलाई को राजस्थान के सभी बच्चों के हाथों में पाठ्य पुस्तकें दे दी। पहला है ये शिक्षा विभाग की उपलब्धि है
और ये कुछ हमने आपसे ही सीखा है माननीय अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई रोशनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई रोशनी इस पीढ़ी को राह दिखाए, स्वर्णिम भारत की शीतल चांदनी अब यथार्थ में जगमगाए। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, आपको सारी जानकारी है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें प्रारंभिक शिक्षा यानी वाटिका और जो साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं नर्सरी, उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2, इस पढ़ाई के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि लोकल भाषा या मातृभाषा में हो। लोकल भाषाएं बहुत सारी हैं, हमने कई जिलों के शब्दकोश तैयार कर लिए हैं, कुछ बाकी उनके शब्दकोश तैयार कर रहे हैं और किताबें लिखी जा रही है। मैं समझता हूं हम इस वर्ष के बाद हम ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो मातृभाषा या लोकल भाषा में पुस्तकें वो तैयार कर लेंगे और बच्चों को हम उनको समझा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएमई विद्या चैनल, प्रदेश में टेलीविजन और 5 पीएमई विद्या चैनल संचालित है। इन चैनल्स पर डीडी डिश, डीवी टीवी पर 12 कैंडिडेट चैनल है, डेडिकेटेड चैनल है। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की शिक्षण सामग्री का मार्च 2024 से 24 घंटा प्रसारण किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन हेतु सफर, कार्य पुस्तिका तथा शिक्षकों के लिए समर्थ प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्मित किए गए हैं। हमारी सरकार के द्वारा इस वर्ष का 60 तक की कंप्यूटर विज्ञान की पुस्तकें भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में चल रही है वो दिव्यांगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि जो 100% मूक बधिर हैं या जो 100% दृष्टिबाधित हैं, ऐसे सभी जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं या अध्यापक हैं, उन सबको वहां काम दिया जाएगा, यानी वहां लगाया जाएगा जहां वो चाहते हैं, चाहे उनके घर के पास ही विद्यालय क्यों नहीं हो, वहीं लगाया जाएगा, लेकिन दूर दराज नहीं भेजा जाएगा। मुझे बहुत दुख हुआ जब मंत्री बनने के बाद कुछ लोग मेरे पास स्थानांतरण के लिए आए, उनमें से एक दृष्टिबाधित बंधु भी आए। उनके साथ मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दूर हूँ, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने पूछा आप कहाँ हो? लगभग उसने 300 किलोमीटर दूरी बताई। मैंने कहा भोजन कौन बनाता है, कैसे रहते हो? तो ओके आंसू आ गए। तो मैंने कहा कि अब आपको वही लगाएंगे जो आप चाहेंगे। तो मैंने पिछली विधानसभा में ही घोषणा की थी कि जो ऐसे दिव्यांग लोग हैं 100% उनको वहां लगाएंगे जहां वो चाहते हैं, और अधिकांश ऐसे लोगों को मैंने लगा दिया है, बाकी बचे हैं उनको भी लगा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मान्यता के लिए पत्रावलियां पड़ी रहती है, यानी अधिकारी चाहे तो आगे भेजे और नहीं चाहे तो नहीं भेजे। कई बार तो जिला शिक्षा अधिकारी वहां से पत्रावली नहीं भेजता। तो हमने ये तय कर दिया है कि पत्रावली कितने दिन में कहाँ आएगी, कितने दिन में कहाँ आएगी और कितने दिन में निस्तारण हो जाएगा, या तो ना या हाँ, उसका पत्रावली का तय समय पर हम निस्तारण करेंगे, ये भी हमने तय कर दिया है और उसकी गाइडलाइंस भी बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और सबको ये जानकारी है कि कई लोग बेरू जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर, या नमाज पढ़ने के नाम पर, या गिरजाघर जाने के नाम पर और स्कूल छोड़ जाते हैं। कोई तो कहते मैं बेरू जी की पूजा 5 बार करता हूँ, कोई कहता 4 बार करता हूँ, कोई कहता 3 बार करता हूँ, कई बार कहता 5 बार नमाज पढ़ता हूँ। हमने कहा स्कूल समय में कोई भी न तो बेरू जी की पूजा करने जाएगा, न बालाजी की पूजा करने जाएगा, न नमाज पढ़ने जाएगा, न गिरजाघर में जाएगा। स्कूल समय में से कोई भी स्कूल नहीं छोड़ेगा, केवल पढ़ाना ही पड़ेगा। ये भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं। हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।
और हमारा जो पहले परीक्षा परिणाम रहता था उससे बेहतर परीक्षा परिणाम रहा। और ये आपको जानकर ये खुशी होगी कि सरकारी स्कूल की एक बालिका जो 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिसने 10वीं की परीक्षा दी थी, उसने 600 में से 598 नंबर प्राप्त किए हैं और राजस्थान को टॉप किया, यानी 99.67 अंक प्राप्त करके राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये जो कहते रहते हैं ना कि सरकारी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है, निजी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है, निजी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती होगी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी जानकारी देता हूँ, ये लगातार निजी स्कूलों को बदनाम करते रहते हैं। मैंने जब आंकड़ा निकाला तो 97% ऐसे निजी विद्यालय हैं जिनकी फीस 15,000 रुपए से कम होती है। 97 विद्यालय, 97%। 3% ऐसे विद्यालय जिसमें से 3 में से भी 1.2 या 3% ऐसे हैं जिनकी 25,000 तक होती है, शेष उससे ऊपर होती है। हम सब उसको आधार बना करके हम शिक्षा विभाग के विद्यालयों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि वहां संस्कार, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी शिक्षा नहीं देते होंगे, लेकिन मैं दावा करता हूं कि जो शिक्षक अच्छे पढ़ाने वाले ट्रेंड शिक्षक राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में हैं, वो निजी विद्यालयों में नहीं है। उससे अच्छी शिक्षा राजस्थान सरकार के विद्यालय देते हैं। ये मैं आपसे पूरी माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं अभी तो और है, एक और है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण अभी तो पूरा भरा पड़ा है, बचाना बहुत आवश्यक है। अब की बार क्या हुआ? क्यों डर रहे हो? कुछ माननीय सदस्यों का ध्यान रखना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा जिम्मा है। वो आपकी लाल डायरी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण को बचाना हमारा जिम्मेदारी है। पर्यावरण की एजुकेशन भी होती है। अब की बार आपने पढ़ा होगा कि बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा के बीच में तापमान 55 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। फुलोदी का टेम्परेचर हो गया था 53 डिग्री। अब ये हम सब लोगों के लिए खतरे की घंटी है, और इसीलिए इस धरती का तापमान कम हो, इसलिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए कि तापमान कम करना है, तो निष्कर्ष एक ही निकला कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए कि 7 करोड़ पौधे लगाना है। मुझे आपसे कहते बहुत खुशी भी है, और मुझे राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग और अन्य विभागों के ऊपर गर्व भी है कि सबने मिलकर के और 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा दिए जो पेड़ बनेंगे। क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा, माननीय नरेंद्र जी मोदी ने कहा था एक पेड़ मां के नाम, तो हमने उसको अक्षर से उसकी पालना की, और हमने ये भी कहा बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि जो पेड़ लगाएगा उसको जो 17 नंबर होते हैं, उस 17 में उसको नंबर भी देंगे। तो हमने वो भी प्रारंभ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेड़ की कीमत तो माँ अमृता देवी बता सकती थी उसकी कीमत क्या है, क्योंकि माँ अमृता देवी जब राज था फिरंगियों का, तब माँ अमृता देवी के खेजड़ी गांव में उस समय के शासकों ने पेड़ काटने का ऑर्डर दिया। पेड़ काटने आगे कुल्हाड़ी लेकर के कई सारे कारिंदे थे उनके। तो जब माँ अमृता देवी को पता चला तो वो 2 बेटियों के साथ
उस पेड़ पे लिपट गई। और जब गांव वालों को पता चला तो अधिकांश गांव वाले उन पेड़ों को लिपट गए, लेकिन उन हत्यारों ने छोड़ा नहीं और उनको सबको मार डाला। लेकिन जीते जी मां अमृता देवी ने पेड़ को नहीं कटने दिया, या मां अमृता देवी पेड़ की कीमत जानती थी कि ये पेड़ कितने लोगों को जिंदा रखता है। एक पेड़ उसके जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करता है और एक पेड़ ऑक्सीजन देता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। जब कोरोना काल आया था तब सब लोग को पता चला कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। ऑक्सीजन की कीमत इतनी थी कि हमको हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से बाहर से जाकर के ऑक्सीजन लानी पड़ी, और इसीलिए हमको पेड़ की कीमत समझना पड़ेगा। पेड़ भारत माता के श्रृंगार हैं, धरती माता के श्रृंगार हैं। ये धरती माता हमारा मलमूत्र भी सहती है, सब कुछ हमें देती है। जब पानी की जरूरत पड़े तो हम बड़े बड़े छेद करके हम पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं। जब माँ हमारे लिए इतना कष्ट सहती है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि इस भारत माता के लिए हम कुछ करें। तो हम सब लोगों को इस भारत माता को श्रृंगारित करने के लिए लगातार पेड़ लगाते रहना चाहिए, ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह भी है और हम सब बच्चों को ये निवेदन भी करते हैं। और इस बार शिक्षा विभाग और सब विभाग मिलकर के कोशिश करेंगे कि 10 करोड़ पौधे लगाएं। और हमने पौधे सुरक्षित रहे इसलिए जहां 200 पौधे लगे हैं वहां पर हमने नरेगा से एक कर्मचारी रख दिया है, ताकि जब भी पानी की जरूरत पड़ेगी उसको पानी भी पिलाएगा और उसकी रक्षा भी करेगा। चाहे मानव से रक्षा हो चाहे पशुओं से रक्षा हो, सबसे रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, ताकि पहले जितने प्रतिशत पेड़ जिंदा रहते थे उससे अधिक पेड़ जिंदा रहेंगे, ऐसा प्रयास हमारा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलीथीन हमारा दुश्मन है। लोगों ने समझ लिया कि हमारा मित्र है, पर ये दुश्मन है। और जब ये पॉलीथीन का यूज करके कहीं फेंक देते हैं, लोग जलाते तो मीथेन जैसी गैसें निकलती है। और इधर जहां नाली में चली जाती है तो नाली अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध होने के बाद उसकी गंदगी रोड पर आती है और गंदगी पर मक्खी मच्छर बैठते हैं, वो घरों में जाते हैं, रोटी पे बैठते हैं और फिर हम उसको खाते हैं तो बीमार होते हैं। यानी जहां ज्यादा गंदगी होती है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जहां ज्यादा होता है वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। इधर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण, इधर मीथेन गैस है, और ये सारी गैसें मिलकर के वायुमंडल में घूमती है तो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है, और हमारे श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है तो हमको बीमार करती है। मैं WHO के आंकड़े बताऊं तो 1.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में इसके कारण से मरते हैं, गंदगी की वजह से, पॉलीथीन की वजह से। और उस साल से मैंने पॉपुलेशन के हिसाब से निकाला तो 7.5 लाख लोग हर साल राजस्थान में पॉलीथीन की वजह से और गंदगी की वजह से मरते हैं। इसलिए हमको इनको बचाना होगा। उसमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, हमारी पत्नी भी हो सकती है, पत्नियों के पति भी हो सकते हैं, हमारे मोहल्ले का आदमी भी हो सकता है, हमारे मोहल्ले का आदमी हो सकता है, हमारे गांव का आदमी भी हो सकता है, हमारे शहर का आदमी हो सकता है, हमारे प्रदेश का, देश का आदमी हो सकता है। इसलिए हमारे प्रदेश और देश के लोगों को बचाने के लिए हमको पॉलीथीन से दूरी बनानी पड़ेगी। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने डिस्पोजल आइटम का उपयोग ना हो, इसलिए घोषणा की है कि अब हम आगे से बर्तन भंडार बनाएंगे, और उन 1000 पंचायतों में बर्तन भंडार बनाने की घोषणा की है, और इसको धीरे धीरे हम सब ग्राम पंचायतों में ले जाएंगे। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि माननीय विधायक महोदय भी बर्तन खरीदने के लिए अपने MLA कोष का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार का हमारा प्रयास है, ताकि ये जो जो डिस्पोजल आइटम है उसके ऊपर हम बड़े खुश होते हैं। ये तो डिस्पोजल आइटम में फेंक देते, मांजना नहीं पड़ता, संभालना नहीं पड़ता, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लेयर एक पॉलीथीन की होती है, जो गरम पेय या गरम खाद्य सामग्री उसके संपर्क में आती है, उसके पार्टिकल्स कुछ खाते समय या पीते समय शरीर में चले जाते हैं, जो कैंसर की बीमारी करता है। हमको कैंसर से भी लोगों को बचाना है। और इसके तो ये सब हमको करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों के बारे में तो आपको पूरी जानकारी है। आधार मशीनों का दुरुपयोग के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कई शिकायतें उनको मिली होगी, तो उन्होंने बताया
ऑपरेटर्स द्वारा फर्जी दस्तावेजों का वो उपयोग रुकने वाले करके नहीं है, सुनने वाले नहीं। नामांकन और फर्जी सूचनाएं दर्ज खतरनाक। करके पाया मैं माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कर लूं क्या? है। हाँ, माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कर लूं? नहीं, ये लंबा चलते लग रहे हैं ये। आधार मशीनों का कितना दुरुपयोग हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों का कितना उपयोग हुआ? लगभग 500 कितनी देर का है आपका, ताकि व्यवस्था में कितनी देर का है लगभग? बाकी तो आप स्वतंत्र आधा घंटा है, आधा घंटा आधा घंटा। और आपका? नहीं, जितना बताएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बताएं उतने। फिर आधा घंटा, चलिए। दोनों आधा आधा घंटा और बोलने वाले हैं, बाकी आप देख लें, करनी है तो करो। 5-7 मिनट ज्यादा ऊपर तो होगा ये तो। क्यों? वैसे नियम यही है कि यदि 9 बजे बाद सदन चलता है तो भोजन की व्यवस्था यहाँ से होती है, लेकिन आप लोग कहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं करेगा साहब, सब घर जाके करेंगे, घर जाके करेंगे। कराए। मंत्री फॉरेस्ट पे भी बोल रहा है, खाद्य आपूर्ति में बोल रहा है, पंचायत राज पे बोल रहा है, चिकित्सा पे बोल रहा है, शिक्षा पे बोल नहीं रहा है। पर्यावरण शिक्षा है। तो ये इसको कंक्लूड करवाओ, इतना नहीं होता। 1 घंटा हो गया, कोई सब लोग जाएंगे। मजाक बन रहा है। नेता प्रतिपक्ष को लग रहा है, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को लग रहा है इतना लंबा भाषण सुनने के बाद भोजन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तुम नहीं रहा, अपना मोबाइल खाली कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों का कितना दुरुपयोग हुआ है उसकी जानकारी मैं दे देता हूं। बच्चों के आधार कार्ड बनाने के नाम पर लगभग 590 आधार मशीनें ली और वो आधार मशीनों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने अलग अलग ब्लॉक में दिया, और जब अलग अलग ब्लॉक में दिया तो 2-2, 3-3 लाख रुपए उस आधार मशीन से लिए उस ठेकेदार ने, और उसमें करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन आपको सुनकर के दुख होगा कि आधार कार्ड की मशीनें पश्चिम बंगाल में पहुंच गई, दूसरे प्रदेशों में पहुंच गई, बांग्लादेश तक पहुंच गई, और उससे रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बन गए, बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बन गए, पश्चिम बंगाल के लोगों के आधार कार्ड बन गए, और उसके कारण से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया। लेकिन कांग्रेस ने उसकी कोई चिंता नहीं की, कोई चिंता नहीं की, कोई चिंता नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों से हमारी आधार मशीनें हमारी समसा की आधार मशीनों से देश की सुरक्षा को खतरा हुआ, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। लगातार चेताती रही कि इसका नुकसान हो रहा है। वापस आ जाएंगे। नोटिस दिया, वो भी सभी मशीनों को ब्लॉक किया, और फर्म पर हमने एफआईआर दर्ज की, और अभी भी 131 मशीनें जमा नहीं हुई है। 131 मशीनें जमा पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष जी, सुनना पड़ेगा ऐसे तो नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आधा सेकंड। माननीय मंत्री जी, विषय ये है कि माननीय मंत्री जी को अपनी योग्यता का प्रदर्शन सदन के समक्ष तो करना ही करना है, लेकिन तीसरी आंख और बैठी है, तो तीसरी आंख देख रही है, तो घर में तो कम से कम थोड़ा सा जोश आएगा, इसलिए उनको पूरा प्रदर्शन करना है। आज तो पूरी छूट है। आज आपको 100 में से 100 नंबर यदि घर में नहीं मिले तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। का बाइकआउट किया है, हम इसीलिए आगे बैठे हैं कि इनकी श्रीमती जी को ये नहीं लगे हम बाइकआउट कर रहे हैं इनके पतिदेव का, इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन अब आप भी दया करो महाराज, बख्शो। आप लोग बैठे इसलिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आईटी अब बैठो।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी करें। आईटी पिछली सरकार के कार्यकाल में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 के बिलों को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी उनका पूरा भुगतान नहीं किया, उसके कारण से बहुत परेशान रहे। और आपको बता दूं 18-19 के भी 8,97,38,540 रुपए बाकी, 2019-20 के भी 7,98,86,908 बाकी। ये जो स्कूलों में हम सरकार की तरफ से बच्चे भेजते हैं ना, उनके हैं आरटी के। बैठिए। और 20-21 के भी 5,41,04,000 माननीय सदस्य 4,400 बाकी। व्यवधान नहीं, 21-22 के भी 8,85,94,000, व्यवधान नहीं। 22-23 के भी 28,16,27,819 और 23-24 के 521 करोड़ व्यवधान नहीं। 27,58,694 बाकी। और हमने आने के बाद 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इनके चक्कर में तो उनके स्कूल बंद हो जाते, बहुत परेशान थे। आज भी गालियां देते इनको कि हमारा पैसा रोक के रखा था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भला करो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ने हमारा भुगतान कर दिया है, थोड़ा और बाकी जरूर है, उनको भी हम तुरंत देंगे, लेकिन इनकी तरह इस प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अरे बैठो। क्या नहीं है? देखो माननीय, अरे व्यवधान करोगे और देर होगी। अरे आप तो बैठो। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बीच में क्यों नहीं? कल आप ही बोलोगे तो फिर आप मेरे को मत कहना। माननीय सदस्य अल्लाह मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म घोटाला कैसे हुआ? लगभग मदरसा बोर्ड ने बच्चे थे कितने? 1,30,000। ड्रेसें कितने बच्चों की खरीदी? 2.08 लाख बच्चों की। बच्चे तो 1,30,000 ही थे, ड्रेसें खरीदी इन्होंने 2,08 लाख की। अब डबल क्यों खरीदी? क्या आशय था इनका? इतना बड़ा घोटाला। 5 करोड़ से 2 ड्रेसें देते, 2 ड्रेसें 5 करोड़ का घोटाला किया है। और साला दर्पण पर जितने विद्यार्थियों की संख्या स्पष्ट होने के बावजूद भी साला दर्पण पर मदरसों में कितने बच्चे हैं उन पे सबकी संख्या दर्ज थी, सारा था। उसके बाद भी आंखों में मिर्ची झोंक करके और राजस्थान सरकार के साथ इतनी धोखाधड़ी की है। शैक्षणिक सत्र 23-24 में राज्य के 3,699 मदरसे के 2,07,242 बच्चों के लिए 29 अगस्त 2023 को 2 सेट प्रति बच्चे के हिसाब से यूनिफॉर्म खरीदने का ऑर्डर दिया गया था। नियम के तहत एक बच्चे को एक सत्र में 2 यूनिफॉर्म दी जाती है। साला दर्पण रिकॉर्ड के अनुसार 23-24 के दौरान मदरसों में 1,30,000 बच्चे दर्ज थे, जबकि इन्होंने 2 लाख की खरीदी। माननीय सभापति महोदय, ऐसे ही मिड डे मील में हुआ है, ऐसे ही मिड डे मील में हुआ है। और मैं कहूं कि मदरसों मिड डे मील में जाने पर इसमें भी करोड़ों का घोटाला हुआ होगा और हम एक जांच कमेटी बिठाएंगे और ये जांच कमेटी बैठ के जो निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब से पाई वसूल करेंगे, पाई वसूल करेंगे। आजकल भी पाई मिलता है क्या? रुपए तो समझ सुना है। माने अरे माननीय सदस्य, पाई वसूल करेंगे, पाई माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आज माननीय सदस्य ये 5वीं बार उठे हो, माननीय 5वीं बार उठे हो, अब नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
राइजिंग राजस्थान एवं प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के माध्यम से राजस्थान सरकार के साथ 14,500 करोड़ से अधिक राशि के 250 से अधिक एमओयू किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा विभाग के साथ किए गए एमओयू को धरातल पर लाने के लिए पुरजोर कार्यवाही की जा रही है और इसके कारण से भवन बनेंगे, हमारे यहाँ क्लासरूम बनेंगे, लेबोरेटरीज बनेगी और ये सारा कुछ होगा तो शिक्षा का स्तर और अच्छा सुधरेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं सब लोगों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और ये एमओयू किए हैं। केवल सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किए, संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने एमओयू किए हैं। जो पहली बार हुआ कि उन्होंने संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में एमओयू किए हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल चलता है। ज्ञान संपर्क पोर्टल के माध्यम से जब 5 साल उनकी सरकार थी तो उसमें बहुत कम पैसे उसमें आए, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक जिससे अब तक लगभग 500 करोड़ से अधिक का सहयोग प्राप्त हो चुका है। भामाशाहों, दानदाताओं, कंपनियों द्वारा शिक्षा विभाग में पारदर्शी एवं त्वरित रूप से विभाग को सहयोग कर सकें, इस हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल की स्थापना की थी, जिससे अब तक लगभग 500 करोड़ से अधिक का सहयोग प्राप्त हो चुका है। पोर्टल के माध्यम से न केवल राशि बल्कि संपूर्ण विद्यालय निर्माण, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, सरल एवं सुगम। शिक्षा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए भामाशाहों, दानदाताओं, कंपनियों का अधिकतम सहयोग लेते हुए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। भामाशाह को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा भामाशाहों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए, जिसके कारण पोर्टल पर दानदाताओं की उपस्थिति कम रही और गत सरकार के पूरे कार्यकाल में 61 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई और अब ये भाजपा पार्टी की सरकार आई है, तब से अब तक 110 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग शिक्षा विभाग को मिला। हिंदुस्तान स्काउट और गाइड्स, हाँ कर रहा हूं। हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से स्थापित हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड्स संगठन, जिसको राजस्थान में माननीय अध्यक्ष महोदय आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए किए गए प्रयासों से वर्ष 2015 मिली। ये संगठन गत सरकार में पक्षपात व अवहेलना का शिकार रहा। इस संगठन का उद्देश्य संपूर्ण प्रदेश में गतिविधियां आयोजित करवाकर छात्र छात्राओं में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा कर उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना था। हाँ, निपटा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सबको ध्यान से सुनने की जरूरत है, बहुत गंभीर मामला है। मिड डे मील कार्यक्रम में विशेष हमने पहल किए ताकि मिड डे मील ठीक मिले, अच्छा भोजन बच्चों को मिले, इसलिए हम माताओं बहनों को उसमें अतिथि बनाते हैं उस दिन, ताकि वो भोजन भी चखती है और उससे पता चल जाता है कि बच्चों को कैसा भोजन मिल रहा है। एक हमने ये भी उसमें शामिल किया है श्री कृष्ण भोग योजना, यानी कोई भी व्यक्ति यदि बच्चों को भोजन कराना चाहता है तो खुद के खर्चे से अच्छा भोजन करा सकता है और ये भी लगातार कुछ लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से बच्चों को, शिक्षा विभाग को इसका लाभ हो रहा है। मिड डे मील में आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि कितनी अनियमितताएं हुई है। महामारी के दौरान राजस्थान ने मिड डे मील योजना में खाना पकाने की लागत के बराबर का खाना पकाने की सामग्री, दालें, तेल, मसाले वितरित करने का निर्णय लिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कि इसका इतना पैसा सीधे बच्चों के या उनके अभिभावकों के खातों में ट्रांसफर कर दो, लेकिन ट्रांसफर नहीं किया और कहा कि मैं सामग्री देंगे। तो सामग्री गई कहां? और इन्होंने कहा कि जितने बच्चे थे सबको पहुंचा दी। लगभग 59,81,000 बच्चे थे, इनमें से इन्होंने 66,22,000 बच्चों को कॉम्बो पैक्स वितरित करना दर्शाया गया। बच्चे थे कितने? 59,81,000। बांटे कितने को इन्होंने? 66,22,000 को बांट दिए। जब कोरोना काल था, सब जगह घोटाला। जबकि मैं कहूं कि जो
राशन कार्ड की दुकान पर, राशन की दुकान पर जो खाद्य सुरक्षा का अनाज मिलता है, उसमें लगभग 60-70% भी लोग अनाज लेने नहीं आए कोरोना के कारण से। और यहाँ इन्होंने 59,81,000 बच्चों में से 66,022 लाख को वितरित कर दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा घोटाला हो गया ये। कौन खा गया इस पैसे को, उसको देखना पड़ेगा। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कह रहा हूं कि इनको जब सामान खरीदना था तो इन्होंने टेंडर जारी किए होंगे, नेफेड भी इसमें आया और कोई कंपनियां भी आई, तो नेफेड को बाहर कर दिया जो कि भारत सरकार का था। उसके पास सारे नियम कानून के सारे दस्तावेज थे, फिर उनको बाहर कर दिया। फिर कॉनफेड को दिया, कॉनफेड ने फिर एक कंपनी को दिया, फिर उसने तीसरी कंपनी को दिया, और तीसरी कंपनी का मालिक कौन था मैं यहां नहीं बताना चाहता, नहीं तो ये हल्ला करेंगे। उसमें कौन खा गया, उसमें करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। लगभग मेरा अनुमान है 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी ने सीधा सीधा कहा है कि 1705 करोड़ रुपए का लगभग इसमें घोटाला है। ये जांच है, ये सीएजी की जांच है, मेरी नहीं है। हमने डिपार्टमेंटली भी जांच कराई थी, लेकिन उस समय के अधिकारी को दबाव बना करके वो जांच गलत लिखाई गई। इसलिए उस जांच को निरस्त करता हूं और अब अलग टीम बनाऊंगा, टीम बनाकर जांच कराऊंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये 1705 करोड़ रुपए जो खाए हैं उनको नाकों से निकलवाएंगे। राजस्थान सरकार का 1705 करोड़ रुपया है, किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं खाने वालों को। आप जानते हो कौन लोग हो सकते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि अभी किसी को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि अभी किसी को मिर्ची लग सकती है। नहीं, हो गया बस हो गया, थोड़ा सा है। आपका पूरा समय होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी कितना कष्ट होता था और हमको भी कितना कष्ट होता है कि राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में उन्होंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया। महाराणा प्रताप को छोटा बताने का यत्न किया, और अकबर जो मीना बाजार लगाता था, जो बलात्कारी था, जो आक्रांता था, लुटेरा था, उसको महान बताया। ये देश का अपमान था, हमारे देश का अपमान था, हमारे महापुरुषों का अपमान था। ये तो विरोध करने क्या तरीका है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? क्या अकबर आपको क्या लगता है? अकबर आपको क्या लगता है? अकबर आपको क्या लगता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब ने अनगिनत हिंदुओं को मारा, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसकी सच्चाई देश के विद्यार्थियों के छिपाकर उसका इतिहास अनेक वर्षों तक पढ़ाया गया। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव जी के हत्यारों का आपने महिमा मंडन किया, जो नहीं करना चाहिए था। समय पूरा हो रहा है। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा है। औरंगजेब क्या लगता है आपका, अकबर क्या लगता है? अरे पाठ्य पुस्तकों में को महान बताया गया, जो पूर्णतः अनुचित था। माने हाँ, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आपके कैरेक्टर की चिंता करो। कोई घोषणाएं हो तो कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विद्यार्थियों तथा कार्मिकों, यानी हमारे विद्यार्थी और जितने हमारे अध्यापक हैं या अन्य कार्मिक हैं, सबकी आईडी कार्ड बनाने की घोषणा करता हूं। आईडी कार्ड प्रदेश में एक ही श्रेणी के विद्यालय भवनों में के लिए एक ही कलर करवाने की योजना रहेगी, यानी एक ही श्रेणी के। जैसे संस्कृत के विद्यालय तो उनका अलग कलर रहेगा, मिडिल स्कूल है तो उनका अलग कलर रहेगा, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो उनका अलग कलर रहेगा। ऐसा हम कोशिश करेंगे। अतीत की प्रेरणा, भविष्य का संकल्प, ज्ञान का हो सच्चा संधान,
विकसित राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में शिक्षा बने सबसे बड़ा अभियान। एकता से ऊर्जा आती है और ऊर्जा से उत्कर्ष से शक्ति आती है और शक्ति से प्रगति, प्रगति से परिवर्तन आता है और परिवर्तन से नवनिर्माण, नवनिर्माण से संकल्प आता है और संकल्प से सिद्धि, और यही हमारा ध्येय है। डॉक्टर अब अपने, मैं समझ स्कूल शिक्षा पूरी हो गई, अब मांग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 20 और 21 को पारित करें। प्रारंभिक पूरी हुई कि माध्यमिक भी पूरी हुई? दोनों पूरी हो गई। अब उच्च शिक्षा डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 22 पर आपने बहुत कम समय बोलने के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में लक्ष्यबद्ध और प्रतिबद्ध विद्वानों से लब्ध प्रतिष्ठित इस सदन में अनुदान मांग पर सदन में बोलते हुए आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि एक गरीब किसान और मजदूर का बेटा उस गांव और ढाणी में बसने वाले उस गरीब किसान और मजदूर की चिंता हमेशा रहती है। इसलिए इस बात पर मुझे लगता है कि ये विपक्ष भी हमारा साथ देगा और उन गरीब मजदूर किसानों के हित में जरूर उनकी सलाह इस सदन को देंगे। लेकिन विपक्ष के सदन में सदस्य कम है। माननीय अध्यक्ष जी, शायद इनको उस गरीब और किसान मजदूर की चिंता नहीं है, उनके बच्चों की चिंता नहीं है। वेरी गुड। सरदार के लिए कहते हैं ना लोग बाग, माननीय मंत्री महोदय, सरदार के लिए लोग क्या कहते हैं कि सरदार जरा ऐसा नहीं कहते कि फौजें कितने जान दी है, ये फौजें है पूरी की पूरी। आप चिंता मत करो, बोलो आप, मैं आपका पूरा सुन के। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा था, ये बोल सकते हैं। चले माननीय